पीछा दो, पीछा हो। और हमारे बीच में आज हमारे ऊर्जा के स्रोत हमारे डीसीपी साहब हमारे बीच में हैं। आइए एक बार जोरदार ध्वनि के साथ में हम स्वागत करें, ताली बजाकर हम आपका स्वागत करें, इस्तकबाल करें, क्योंकि महिला, नारी, स्त्री और वास्तव में इनका मतलब होता है शक्ति। पुरुष को लगता भले हो कि हम शक्तिशाली है, पर कुछ ही समय बाद ये पता चल जाता है शक्ति जो है वो वास्तव में महिलाओं के पास है। शक्ति वास्तव में भावना है, शक्ति वास्तव में हृदय है, शक्ति वास्तव में दया और करुणा है। लेकिन इसके साथ साथ फिजिकली फिट होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि समय बदल रहा है और उसी समय के अनुसार हमारे बीच में डीसीपी मिसेस सुनीता मीना भी है, जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम की रूपरेखा बनी। हम चाहते हैं कि सुनीता मीना वैसे भी हमारे बीच में आती हैं और बच्चों को बहुत ही मोटिवेट करते हैं, क्योंकि मैं जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, एडिसन ने एक बार कहा था कि मैंने जब अपनी खोज आरंभ की तो मुझे लगा कि फिजिकल चीजें सब कुछ होती है दुनिया में, और मुझे अब जब मैं अपने मृत्यु के समय आसपास खड़ा हूँ तो मुझे लगता है कि शब्दों में बहुत ताकत होती है। तो सुनीता मीना मैम के शब्दों में बहुत ताकत है, शब्दों में बहुत बड़ी ऊर्जा है, और हम उनका इस्तेमाल करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं। वो आज तीसरी बार हमारे इंस्टीट्यूशन के बीच में आए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे HOD साइंस मैम से, थैंक यू सर सो मच। एक बार ताली बजनी चाहिए, क्योंकि सर का आना बहुत दुर्लभ संयोग है, और पहले भी सर का आते रहे और हमें ब्लेसिंग देते रहे। और सर के पास आने के बाद में एक अजीब सा उत्साह और अजीब सी एनर्जी हमारे को फील होती है, और वो है मुस्कुराने की ताकत, वो है पॉजिटिविटी की ताकत। और आज पॉजिटिविटी के दोनों मूर्त हमारे बीच में है, सुनीता मैम भी और हैदर सर भी। उत्साह और शक्ति का संचार कर रही है, उन्हें निर्भय बना रही है, क्योंकि वास्तव में निर्भयता ही जीवन है। मैं हमारे बीच में सुनीता चौधरी मैम है, जो ऐसा ही जिन्होंने बहुत ही यहाँ पर रेगुलर अपनी प्रेजेंस दी, उनका भी स्वागत करना चाहेंगे। और ईश्वरती मैम से चाहेंगे कि सुनीता मैम का थैंक यू मैम, आप अभी सुबह से आए थे और आपने हमारे को गाइड किया, और वैसे भी आप पूरे टाइम यहाँ बने रहे, आपका भी हम दिल से धन्यवाद देते हैं। और इसके अलावा मैं नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने वास्तव में ग्राउंड पे काम किया, वास्तव में यहाँ आए और इतनी सर्दी में सुबह 6 बजे भी पहुँचे और शाम को 7 बजे तक भी काम किया। ऐसे 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 शक्ति का, ऐसे ट्रेनर्स का, ऐसे शिक्षक का, ऐसे गाइड का, ऐसे मेंटर का मैं स्वागत करना चाहूँगा। मैं नाम लेना चाहूँगा हमारे बीच में आकाश सर। आकाश सर के लिए एक बार ताली बजा देते हैं। आकाश सर थैंक यू सो मच। संतोष मैम, लालवंती मैम जो पिछली बार भी पिछले साल भी हमारे बीच में थे, सुशीला मैम प्रोग्राम है, क्योंकि निर्भय होना वास्तव में जीवन का मकसद है। और जिस रोज मेरा कल्पना है कि जिस रोज महिलाएं हमारे समाज में सशक्त हो जाएगी, वास्तव में ये गोल्डन समय होगा हिंदुस्तान के लिए। क्योंकि हम जब बुद्धि से काम करते हैं तो हम बहुत छोटा काम करते हैं, पर जब हम भावनाओं से काम करते हैं, जब हम दिल से भी कुछ सब कुछ सही होता सा प्रतीत होता है। तो मुझे इस बात का बहुत गौरव है कि मेरे को एक डायरेक्टरशिप करने का काम मिला। मैं एक फाउंडर मेंबर के रूप में अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि गर्ल्स कॉलेज यहाँ अपने कॉलेज में, मैं सर को बताना चाहूँगा कि जिस रोज में यहाँ से 15 साल पहले यहाँ आया था तो पूरे विद्याधर नगर की सर कचरा यहाँ डाला जाता था कि आपकी ब्रेथ हेल्थ, आपका हमारे को प्रोटेक्शन इसी तरह से मिलता रहे, ताकि हम मेंटल रूप से तो बच्चों को सशक्त करें ही, और फिजिकली जो उनको पावरफुल बनाना है, जो उनके अंदर ऊर्जा का संचार करना है, जो उन्हें शक्ति का एहसास कराना है, उसमें बहुत बढ़िया, शाबाश। यही सब आईडी गोल्स पार्टी क्वेश्चन में आएंगे। क्लास आईडी गोल्स पार्टी क्वेश्चन। क्लास 5 गिनती से 1
2 3 4 अभी कंटिन्यू पंच पावर जनरेट करा शाबाश बहुत बढ़िया जोश के सामने क्रॉस पंचे शुक्र पंचे शुक्र कंडीशन में आगे बढ़ेंगे कंडीशन काटा में किसी के साथ फाइट करना हो तो किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे प्लस लेफ्ट फॉरवर्ड 40 स्टांस राइट फॉरवर्ड 40 स्टांस थाई के बाद में क्या डिस्टेंस में जाना बैक जाना प्लस बैक स्टांस रेडी प्लस बैक स्टांस रेडी हैंड मूवमेंट किसी आदमी के साथ जब फाइट हो रही कोई आपसे आप अधिकतर तो फाइट करता हो तो उसको 2 सेकंड में कैसे 5 हैंड मूवमेंट मारने हैं क्रॉस हैंड मूवमेंट गिनती से 1 2 3 4 5 उससे बस बैक में हैंड मूवमेंट 5 की कंडीशन में आए सभी बहुत बढ़िया शाबाश यहां से ब्लॉकिंग करेंगे अभी 6 7 8 9 I would like to call Lakshita and Gaurisa. सामने से दोनों हाथों को कोई पकड़ता है तो उसका बचाव व अटैक कैसे किया जाए डबल शोल्डर या कॉलर पकड़ता है तो उसका बचाव सामने से कोई दोनों कंधे पकड़ता है और या कॉलर पकड़ता है तो उसका बचाव कैसे किया जाए तो उसका डिफेंस कैसे किया जाए Commander ready ready go ready go Devakshi and Suruchi, give a huge round of applause for these girls. Commander ready go वैसे तो नाम मेरा संजय है और मुझे थोड़ा आगे भी दिखता है क्योंकि संजय जो है उन्होंने पहली बार गीता सुनी थी ऐसे कहते हैं कुरुक्षेत्र में पर जब महिलाओं की बात आती है तो पता नहीं मेरे अंदर अजीब सी एक फीलिंग और एक अजीब सा इमोशन मेरे अंदर आ जाता है। आज सुबह पढ़ रहा था दया और करुणा में क्या फर्क है। दया बाहर की परिस्थिति को देखकर आती है और करुणा अंदर की परिस्थिति के कारण अपने आप आती है। और जो करुणा आ जाती है तो मुझे लगता है उससे बड़ी कोई चीज नहीं सकती। जब आदमी का हृदय करुणा से भर जाता है, प्रेम से भर जाता है, तब तो किसी से वो वेर कर ही नहीं पाता। तो मैं सबसे पहले यहाँ से जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, जितनी भी गर्ल्स बैठी हैं, उनके अंदर बैठे हुए उस करुणा तत्व, उस भावना तत्व, उस प्रेम तत्व को नमन करता हूँ। और मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूँ कि आज की परिस्थिति के अनुरूप जो शारीरिक श्रम और शारीरिक ऊर्जा के पे काम करना था और पिछले
पूरे वीक में आप लोगों ने सुनीता मैम के डीसीपी साहब के नेतृत्व में वो काम किया। मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ, दिल से धन्यवाद देता हूँ, दिल से धन्यवाद देता हूँ, दिल से धन्यवाद। थैंक यू। हमारे बीच में आज हमारे बीच में जो सर हैं हैदर अली सर, एडिशनल कमिश्नर साहब, आज हमारे बीच में आए और मुझे उसके लिए बहुत ही गौरव का फील हो रहा है और मुझे लग रहा है कि आपका प्रेजेंस ही हमारे इस प्रोग्राम के लिए आज एक अविस्मरणीय घटना है और इसलिए हम सब चाहते हैं कि एक बार दिल से सर के लिए हम ताली बजाएं, धन्यवाद दें कि आपकी लीडरशिप में, सुनीता मैम की लीडरशिप में इस तरह की वर्कशॉप का जो आयोजन किया गया, ये लड़कियों के लिए वास्तव में बहुत प्रेरणा का काम करेगा, ऊर्जा का काम करेगा और ये छोटी छोटी जो चीज़ आपने सीखी है वो आपके जीवन में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं काम आएगी और आपका मोरल उसने बूस्टअप किया है, क्योंकि जब आदमी का आत्मविश्वास बढ़ जाता है तो आदमी कुछ अद्भुत बन जाता है। हमारे समाज में अगर महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ जाए तो मुझे लगता है महिलाएं हमारे समाज को बहुत आगे ले जा सकती है। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं चूँकि आप लोगों ने आज बहुत कुछ सीखा और आप सबको दिखाना चाहते हैं तो मैं अधिक समय नहीं लूँगा, फिर दिल से बधाई देना चाहता हूँ पूरी टीम को, सर को, सुनीता मैम को और उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। का लाल होती है, आसमां को छू सकती है, कुंडली का लाल होती है, कभी ममता का पल्लू तो कभी आंसू पोंछने का रुमाल होती है। ये अपने फन से जमाने भर को बदलने का हुनर जानती है। कुछ भी कहिए, बेटियां जमाने भर में बेमिसाल होती है और इन बेटियों के लिए जहाँ पहले एक ऐसा जोन हुआ करता था, तुम फैशन में मत जाना, तुम डांस में मत जाना, तुम टीवी में मत जाना, सब बदल गया। क्योंकि पापा ने देखा, मम्मी ने देखा, बेटा निहार करे नहीं करे, बेटी जरूर करेगी। इसलिए एक अनोखा फैशन शो लेकर आपके सामने हमारी स्टूडेंट्स आ रही हैं, जो सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स के साथ में फैशन शो यानी कि रैंप वॉक करेंगी। कुछ अनोखा और नया कॉम्बिनेशन है तो तैयार है। छूने दूंगी, जाने को चाहे चलने कर दो, मान को ना छूने दूंगी। आज से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जाने को चाहे चलने कर दो, मान को ना छूने दूंगी। अब मैं जिन अगली शख्सियत को यहाँ बुलाने जा रही हूँ, मुझे लगता है
कि सर शायद जब भी घर से निकलते होंगे अपने प्रोफेशन के प्रति एक ऐसा ही डेडिकेशन लेकर निकलते होंगे। आज मुझे कितने केसेस निपटाने हैं, आज मुझे कितनी सहायता करनी होगी, आज मुझे कितने लोगों की पहुंच तक पहुंचना होगा। एक ऐसी ही शख्सियत को डीसीपी हेडक्वार्टर मिस्टर अरशद अली सर जोरदार तालियों के साथ सरकार मैं कहूँगा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और इनके डायरेक्टर साहब संजय ज्ञानी जी, प्रोफेसर ज्ञानी साहब, और मेरी कलीग सुनीता स्क्वायर एंड ऑल द टीम निर्भया। और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि ये निर्भया टीम जो आज इस रूप में है, इसको खड़ा करने में मैं इसका इनिशियल फाउंडर मेंबर हूँ। संजय जी, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि महिलाओं का जो पुलिस में बेसिकली रोल था, वो लोग जनरली ये सोचते थे कि भाई पुलिस के काम के लायक नहीं है, क्योंकि इसकी नेचर ऐसी है, इसकी ड्यूटी आवर्स ऐसे हैं। तो ये जो निर्भया स्क्वाड का कंसेप्ट चला और जो लड़कियों ने काम किया, मैंने बहुत क्लोजली इनको मॉनिटर किया है और फिर अभी मेरे अधीन ही काम कर रही है, तो उस कंसेप्ट को इन्होंने गलत साबित कर दिया। इनका जो वर्किंग कैपेसिटी और वर्किंग जो आउटपुट है वो हमारे लड़कों की कंपैरिजन में कहीं भी कम नहीं है। बहुत अच्छी बात है और ये प्रूव कर दिया अपने आप में कि हम वी आर नॉट वीकर, हम कमजोर नहीं है। मैंने इस माहौल को देख करके संजय जी, हम एक दो लोग लगता है कि हम भी महिला में हो गए हैं। महिला में होना मैं अपने आप को बहुत ही सकारात्मक चीज समझता हूँ। अब समाज में लोगों की सोच में विकृति है, उसको ठीक करने का काम भी हमारा है। ये दो तरह से है। पहला ये कि आप जो कि लड़कियां हैं, आपका डबल रोल है। आप माँ भी हैं, आप शिक्षक भी हैं और आप अपने आप बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अभी जो सिखा रहे हैं आपको सेल्फ डिफेंस, ये आपकी लास्ट चीज है कि जब कुछ भी नहीं बचता है तो आपको आत्मरक्षा करनी है। पहले आपके पास इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, महात्मा गांधी जी ने इसको समझा कि जिसको हम शारीरिक रूप से वीक कहते हैं या जिसको कमजोर कहते हैं, उसके पास में अहिंसा, प्यार, करुणा की इतनी बड़ी शक्ति है कि उससे एक विश्व महाशक्ति को उन्होंने नीचे कर दिया और हिंदुस्तान को आजादी दिलाने में उसी अहिंसा, उसी प्रेम और उसी करुणा का सबसे बड़ा योगदान रहा, जो महिलाओं में सबसे ज्यादा है। मैं एक किस्सा मेरी पर्सनल जिंदगी का है कि मेरे पहली संतान होने वाली थी, तो मेरी वाइफ में और मेरे में यूँ होता कि भाई क्या, मैंने कहा भाई मुझे तो लड़की चाहिए पहले, मैंने लड़की होनी और मैंने कहा मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि मैं जिसको बहुत अधिकता से, आधिक्य से, बहुत दिल की गहराई से कोई चीज़ चाहता हूँ तो वो अक्सर मिल जाती है। और मैं कहा पहली लड़की होगी, तो ऐसे चले और ईश्वर ने वो बात सुनी और पहली लड़की हुई। तो हम बेसिकली कायम खानी मुस्लिम्स हैं, कायम वी आर कन्वर्ट फ्रॉम राजपूत। तो हमारे ट्रेडिशंस हैं, वो राजपूती ट्रेडिशन है जो हम आज भी घर में परिवार में सारे, पहले लड़का होता तो थाली बजाते हैं, लड़की होती है तो नहीं बजाते हैं। हमने कहा नहीं, मेरी लड़की हुई है, हम लोग थाली बजाएंगे सबसे पहले। फिर एक ट्रेडिशन और कि लड़का होता है तो वो हकीकत होता है, मतलब उसके लिए कुछ खाना वाना करते हैं, सभी समाजों में है, कोई किस नाम से, कोई किस नाम से। तो मैंने कहा कि पूरे हमारे परिवार को, गांव को, पूरे को हम इसमें खाना खिलाएंगे। तो मेरी मदर ने कहा कि बेटा ये क्या बात कर रहा है, लड़कियों के लिए कब से खाने होने लग गए। मैंने कहा ये मेरी बेटी नहीं, ये मेरा बेटा है।
मैंने वही सब किया जो लड़के के लिए करते हैं। और फिर मैंने ये भी कहा कि भी लड़की पहली क्यों चाहिए, बाद में लड़का क्यों। हमने कहा कि बड़ी लड़की होगी तो लड़के को अनुशासित रखेगी और उसको रास्ता भटकने से रोकेगी। तो आप समझ सकते हैं, और मैं समझता हूं कि मैं मोर और लेस सही था। तो आज लड़की भी मेरी सफल है और लड़का भी अनुशासित है। तो आपका डबल रोल हो गया ना, आपका डबल रोल हो गया कि आप ट्रेनर भी हैं। आप जब माँ बनती हैं तो बच्चे को भी ट्रेन करिए कि बेटा नहीं, ये अच्छा नहीं है। लड़कियों के साथ में कैसे बिहेव करना है, उसको समाज में दूसरी लड़कियों को और महिलाओं के साथ में उसको कैसे ट्रीट करना है, ये भी आपका बहुत बड़ा रोल है। हम क्या है कि एक पक्ष तो ले रहे हैं कि लड़कियों को सिखाते हैं कि आपको ऐसे नहीं करना बेटा, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, लेकिन दुर्भाग्य से हम लड़कों को नहीं सिखाते कि बेटा आपको ये नहीं करना है। ये काम भी आपका है, क्यों कि वो शिक्षा आप ही से लेता है। बीइंग बदल आप जब बेटी को कहना सिखाती है थोड़ी देर बाद में कि बेटा नहीं, सिर पे पल्लू रखो, नहीं बेटा ऐसे नहीं करते, नहीं बात ऐसे नहीं करते, इस तरह से नहीं बोलते, जॉब से यहाँ से पता नहीं कितनी फाउंडेशन आप लगाती हैं, हर घर में लगती है। तो वो आप लड़कों को भी सिखाएं। और ये समाज है, वो दो पहिया है, दोनों पहिए जब तक ठीक नहीं चलेगा इनबैलेंस हो जाएगी, गाड़ी नहीं चलेगी। परिवार, अब आप कह रहे हैं कि स्टोरी बताइए, तो मेरे फिर बहुत सारी चीजें जहन में आने लगी कि कहाँ से बताऊं और क्या करूं। वो मैं दिलीप कुमार साहब की बायोग्राफी पढ़ रहा था, तो उसके ऊपर ही ऊपर लिखा था, उसके बहुत ज्यादा मुझे याद नहीं, लेकिन ऊपर ये था कि भाई उनसे नजर से नजर मिले तो सलाम करूं, मुझसे तो होता नहीं फैसला यारो, तुम ही बताओ कहां से शुरू करूं, कहां तमाम करूं। कई बार हम जो देखते हैं, हमारी आंखें जो देखती हैं, हकीकत में वैसा होता नहीं है। और संजय जी वो कहते हैं कि जो चेहरे मुस्कुराते हुए होते हैं उनका पॉकेट क्लास करोगे तो शायद रुमाल भीगा हुआ मिलेगा। एक बड़ी दास्तानें जिंदगी में आती रहती हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि संकट आता है, विपरीत परिस्थितियां आती हैं, उसमें कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। कोई भी घटना या कोई भी दुर्घटना हमसे जीत नहीं सकती, हम उससे सीखेंगे, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। अभी मैं नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद ट्रेनिंग थी, वहाँ गया था। तो जैसे आपने कहा वैसे वहाँ डायरेक्टर मिस्टर अतुल कारवाल, जिनका आपने इंटरव्यू देखा होगा पिछले दिनों, ही द ओनली आईपीएस अफसर जिन्होंने मोदी जी को आंख में आंख डाल करके कहा कि नहीं आप यहाँ नहीं जा सकते। उन्होंने कहा आप मेरे को रोक रहे हो, जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो आप मुझे रोक रहे हो। उसने कहा यस, कहा आप एक चीफ मिनिस्टर को रोक रहे हो। उन्होंने कहा आप चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन आप राज्य की संपदा हैं और राज्य की संपदा की सुरक्षा करना मेरा काम है, इसलिए जो राज्य की सुरक्षा में बाधा है उस काम को मैं रोकूंगा। तो उन्होंने, मोदी जी ने खुद कहा दीक्षांत समारोह में वहां कि मैं इस आदमी का रिगार्ड करता हूं कि उन्होंने मेरी आंख में आंख डाल के कहा कि मैं मेरी ड्यूटी पूरी करूंगा। तो मैं कारवाल साहब का बहुत सम्मान करता हूँ, और नेशनल पुलिस अकेडमी की डायरेक्टर हैं, एसडीआर के डायरेक्टर डीजी भी हैं। उन्होंने वो इज नॉन टू मी, उन्होंने कहा कि 195 पार्टिसिपेंट्स थे ऑल इंडिया आईपीएस ऑफिसर्स। उन्होंने कहा आप अपनी कहानी बताइए। तो हमने कहा कि सर ठीक है, आपका हुक्म है तो हम बताएंगे। मैं कहानी कुछ नहीं है, सिंपल सा ये है कि आप जिस परिवार से, जिस बैकग्राउंड से आप लोग आए हैं, मैं समझता हूँ कि आपसे भी नीचे के बैकग्राउंड से मैं आया हूँ। मेरे घर में मेरे अलावा कोई पढ़ा लिखा नहीं था, और न ही कोई सरकारी कर्मचारी, नहीं कोई नौकर, कुछ नहीं। फादर सिंपल एक छोटे से फार्मर, छोटा सा परिवार, पढ़ने की जिज्ञासा थी, पढ़ने लगे। और जब आगे 10th की बात आई तो उनका 10th की एग्जाम देनी है, तो गांव की प्राइमरी माध्यमिक स्कूल में पढ़ते थे, जिसमें इंग्लिश का टीचर नहीं था, मैथ्स का टीचर नहीं था। और संजय जी गांव के लड़के इंग्लिश में मैथ्स में फेल होते हैं। एनीवे, हमने कहा नहीं, कैसे भी करेंगे, पढ़ेंगे। हमने जो गुरु थे, जो दूसरी जगह पढ़ाते थे, दूसरी स्कूलों में जाते थे, उनके पास जाके कुछ सीखते, बताते, पूछते।
अल्टीमेटली मैं आपको बताऊं, उस गांव में रह के और हम जिस घर में रहते थे, हमारी लाइट बिजली तो हमने सोचा भी नहीं था। चिमनी से पढ़ते थे और चिमनी में भी कभी कभी आंधी आती थी, गर्मियों में तो वो चिमनी भी नहीं बुझ जाती, वो भी साफ नहीं देती थी। अल्टीमेटली मैं कह रहा हूँ कि आपकी विल पावर अगर स्ट्रॉन्ग है तो आपको कोई परिस्थिति रोक नहीं सकती। मैंने 10th की बोर्ड में आई गॉट 11th पोजीशन। क्या बात। तो कोई गाइड करने वाला नहीं था, वो नहीं था। एनीवे ग्रेजुएशन होगी, उसके बाद हम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी चले गए, मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। वो भी इसलिए गए कि आपकी क्वेश्चन ज़्यादा ठीक नहीं थी, वहाँ शायद पैसा ज़्यादा नहीं लगता था। ठीक बात भी ठीक थी। वहाँ 40 कंट्रीज के लड़के थे, बाहर के भी खूब सारे, और मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा, वहाँ इंग्लिश मीडियम में चला गया। तो हमने कहा कि अब कैसे पढ़ेंगे, अब तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या इंग्लिश मीडियम पढ़नी पड़ेगी। वहाँ सेमेस्टर सिस्टम था, पहले सेमेस्टर में हम थोड़े पीछे रह गए। हमने कहा यार पीछे रहना तो हमारी फितरत में नहीं है। सेकंड में थोड़ा आगे आए, थर्ड में आ गया, छठा सेमेस्टर जब हुआ तो आई गॉट गोल्ड मेडल ऑफ द यूनिवर्सिटी। मैं सिंपल इसलिए कह रहा हूँ कि ये आपकी विल पावर पे, आपकी अगर विल पावर स्ट्रॉन्ग है तो कोई परिस्थिति आपको रोक नहीं सकती। एनीवे पहला एग्जाम दिया, उधर IAS अलाइड में सिलेक्शन हो गया, इधर RPS में सिलेक्शन हो गया। लोगों ने कहा DSP बन गया, पता नहीं क्या बन गया। सब ने जो है वो जो कहते नहीं कि पहले तो रिश्ते नहीं थे, वो भी नए रिश्ते बन गए। उन्होंने कहा कि आप तो हमारे भाई लगते हो, कोई कहा हमारे दोस्त लगते हो, कोई रिश्तेदार लगते हो। ये भी एक जिंदगी में बहुत सीखने की बात है कि आप जब उरूज पे होते हो तो सब रिश्तेदार आपके करीब आ जाते हैं, और जब आप ठंड में होते हो तो कोई नाम भी नहीं लेता। ये समाज का है। एनीवे RPS की ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली। वहाँ भी हमने कहा पीछे रहना हमारी फितरत नहीं है, ट्रेनिंग की। तो मैं स्वॉर्ड ऑफ ऑनर रहा मेरे बेच का। और हमारे बेस्ट पॉइंट होता है जो स्वॉर्ड मिलती है उसमें कि आप टॉपर हो बेच के। तो आगे क्या सर्विसेज में आगे सुनीता सभी लोग जानते हैं, जैसे कि आदमी की आदत होती है, नेचर होती है, वो काम में पीछे नहीं रहना चाहता। तो हमने सोचा पुलिसिंग में भी जितना न्याय कर सकते हैं, जितना काम कर सकते हैं उतना कीजिए, और हमने किया। हमारे DGP साहब ने कहा कि नहीं आप SOG का गठन करेंगे राजस्थान में, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, जो दिल्ली और बॉम्बे की क्राइम ब्रांच की तर्ज पे होना चाहिए। वो काम मुझे सौंपा गया जब मैं DCSP बन गया। उसके बाद मैंने SOG को स्टैब्लिश किया और उसमें इतना काम किया। साइबर क्राइम में इंडिया में पहली हमारी SOG इंस्टीट्यूट थी जिसको इंटरनेशनल रिवॉर्ड मिला, सिंगापुर में मैं खुद गया था। क्रेडिट कार्ड क्लोनिंग, ATM क्लोनिंग 2006 में हमने केस खोला था, जब लोगों को क्लोनिंग का और मोबाइल्स के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं था। और सिंगापुर में उस केस को मैंने रिप्रेजेंट किया फ्रॉम इंडियन साइड, इंडियन पुलिस से मैं गया था। और वो बेस्ट केस था इन द वर्ल्ड, जहां हमने $3 बिलियन का फ्रॉड करना था। सेकेंड इंटरनेशनल रिवॉर्ड यूनेस्को ने दिया हमें सरिस्का और रणथंभौर से जो टाइगर स्किन पोचिंग होके जाती थी, हमने 32 टाइगर्स की स्किन पकड़ी थी, जिसको यूनेस्को ने बेस्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन रिवॉर्ड ऑफ द ईयर दिया। हमने 2 रिवॉर्ड दिए। और उसके बाद में एक ड्रिगेड बदमाश था, एक मुखार बदमाश था, जो 3 स्टेट में वांटेड था, बहुत जिसपे 35 केसेस थे, मर्डर, लूट एंड डेकॉइटी। नाम मिस्टर दारा सिंह, सभी ने सुना होगा। वो उससे इनकाउंटर हुआ, हमारे इनकाउंटर में मारा गया। अब आप देखिए सवाल, एक जहां बिल्कुल पीक पर हो और समय कैसा शुरू होता है, इस पर राजनीति शुरू हुई। एनीवे वी फेस्ड, और फेस इतना ज़्यादा किया कि कहाँ उरूज पे और कहाँ धरातल से नीचे भी चले गए। वी फेस्ड द CBI केस एंड हमारी पूरी टीम थी 16 लोगों की, 16 के 16 लोग हम अरेस्ट कर लिए गए, इंक्लूडिंग दी देन एडिशनल DG, SP एंड माई सेल्फ एंड फुल टीम अप टू कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर। एनीवे मैंने कहा कुछ नहीं, आप सड़क पे चलते हो तो दुर्घटना कभी आपकी गलती से होती है, कभी सामने वाले की गलती से होती है। घबराने की जरूरत नहीं। वी हैव डन नथिंग रॉन्ग एंड वी विल फाइट एंड वी डिड, वी फाइट। अल्टीमेटली मैं आपको जिस्ट बताता हूँ कि जब कोर्ट का, सेशन कोर्ट का डिसीजन आया तो उसने कहा कि इन ऑफिसर्स ने बहुत ज़्यादती से अपने कर्तव्य का पालन किया, और इन्होंने नहीं बल्कि CBI ने इनके खिलाफ षड्यंत्र किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये हम देखते हैं। और
क्योंकि -30 वो वापस ऊपर आ गई और आज उससे कहीं ज्यादा पावर से आपके सामने खड़े हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि मैं कभी भी किसी परिस्थिति में घबराता नहीं और न ही कोई परिस्थिति मुझे कमजोर कर सकती, और हर परिस्थिति को फेस करोगे तो आप सीखोगे। इस इतनी बड़ी घटना से हमने बहुत कुछ सीखा। सबसे बड़ी चीज जो सीखी वो यही सीखी कि समाज में रिश्तों का क्या महत्व है। तो इसलिए इंसानों को समझना, मैं समझता हूँ ज्ञानी साहब के लिए कि सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन है। आपने इंसान को समझ लिया, उसकी साइकोलॉजी रीड कर ली कि ये जो रिश्ता है वो फ्लैटरी का है या वास्तविकता का है, तो आप कभी एडमिनिस्ट्रेशन में फेल नहीं होंगे। ये बहुत बड़ा लेसन है। तीसरा सबसे बड़ा यही है कि कोई भी परिस्थिति आपको झुका नहीं सकती, किसी भी परिस्थिति में। बस अपना पेशेंस रखिए। सर ने अपने पूरे जज्बात को, अपनी हकीकत को, अपनी वास्तविक बायोग्राफी को हमारे बीच में रखा। और मैं आज से करीबन 1.5 साल पहले, 2 साल पहले सर यहाँ आए थे और उन्होंने उस समय भी आप लोगों को मोटिवेट किया था। और उस समय जो है मैं इनकी बातों को इतनी गंभीरता से समझा नहीं था, लेकिन जब वो चीज़ गुजरती है हमारे ऊपर से, जब अनायास ही आपको फंसाया जाता है और आप परेशान होते हैं और उसके बाद आपको बहुत जिल्लत सहनी पड़ती है और आपको अलग रहना पड़ता है, तो क्या गुजरती है, तो वो अनुभव जो होता है ना, वही आपका कवच होता है और वही आपको आगे ले जाता है और वही आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करता है। मैंने ऐसा महसूस किया सर। और आपने कही रिश्ते की बात, तो मुझे लगता है असली रिश्ता किसी इंसान का अपने खुद से होता है। अगर अपने आप से अच्छा रिश्ता बनाते हैं तो फिर बाहर के लोग आपको ज़्यादा परेशान नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कि अपने से रिश्ता बनाना भी तब आता है जब बाहर की परिस्थिति आखिरी हो जाती है, कठिन हो जाती है, दुष्कर हो जाती है, तब पता चलता है आप अपने से रिश्ता बना पाए कि नहीं बना पाए। और रही घर की बात, तो मुझे को लगता है कि घर पे भी हम जब रहते हैं तो हमारी माँ, हमारी बेटियों में बहुत ताकत होती है और उस ताकत का एहसास मुझे उसी परिस्थिति में हुआ जब माँ उस परिस्थिति में कैसे निपटी। हमारी वाइफ उस परिस्थिति में कितनी मानसिक रूप से मजबूत रहती है, तो हम महिलाओं को वास्तव में कमजोर समझते हैं और वास्तव में ताकत होती है भावनात्मक रूप से, वास्तव में सूझबूझ होती है निर्णय लेने में। और घर में की जो परीक्षा होती है, घर में लोगों की जो परीक्षाएं होती है, वो भी उस समय टेस्टेड हो जाती है। तो ये परिस्थिति तो ईश्वर कुछ ही भाग्यशाली लोगों को देता है जब घर किसी बड़ी समस्या से आने से पहले एक एक्सपेरिमेंट से गुजरता है। आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ और आपको पता है आपकी भावना और आपकी जो करुणा है उसको मैं महसूस कर पा रहा हूँ। आपको दिल से हम सभी के लिए मोटिवेशनल है, इंस्पिरेशनल है। थैंक यू वेरी मच। एक बार जोरदार, एक बार फिर सबके लिए तालियां। कहते हैं और हम सभी जानते हैं, इस बीच में सॉरी मैं आगे बढ़ने से पहले ऋचा मैम हमारे साथ में जुड़ गए हैं, तो मैं एक बार डायरेक्टर सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर हमारी जो डीसीपी मैम हमारे साथ जुड़ गए हैं, ऋचा तोमर मैम, एक बार उनका प्राण वेलकम के साथ हम पहले स्वागत करें, उसके बाद हम अपने कार्यक्रम पर आगे बढ़ेंगे। इसीलिए मैं सिर्फ एक ऐसी बात कहूंगी कि शायद आपके चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आ पाए कि हम सभी से हमेशा से ये सुनते आए हैं, हम जानते हैं कि नारी है तो नर है। हम हमेशा ये कहते हैं कि नारियों को नर के बराबर होना चाहिए, औरतों को आदमियों के साथ करना चाहिए। तुम कहाँ तुलना कर रहे हो? नारी शक्ति है और आदमी मनुष्य है। नर मनुष्य है और शक्ति है। शक्ति और मनुष्य का कहाँ कॉम्बिनेशन है? वहां तो सम्मान तुम्हारी ड्यूटी नहीं, एक कंपलसरी है कि आपको सम्मान देना ही पड़ेगा। सर हंसी बातें नहीं आनी थी, अब आनी है, सुनिएगा। सर आदमी को औरत की ताकत का अंदाजा उसी वक्त लगा लेना चाहिए जब लड़का शादी करने जाता है तो पूरी बारात लेकर जाता है और उधर से शेरनी अकेली आ रही होती है। लेकिन ये जो शेरनी होती है ना सर, इसका भी केवल तब तक ही सब सही चल रहा होता है जब शादी के बाद पहले दूसरे दिन होते हैं। उसके बाद परिस्थितियां कैसे बदलती हैं, क्या परिवर्तन आते हैं, उसके लिए हमारे लॉ स्टूडेंट्स ने, जर्नलिज्म के कुछ स्टूडेंट्स ने और निर्भया की एक्चुअल ओरिजिनल टीम ने, हम सभी ने मिलकर एक छोटा सा स्किट तैयार किया है।
सभी स्टूडेंट्स से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी से स्किट के दौरान बातें ना करें, क्योंकि माइक की अनअवेलेबिलिटी की वजह से हम नहीं चाहते कि आप तक आवाज ना जाए। शुरुआत में तालियां बजा दीजिए, हुटिंग हम मार लेंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान से जाना। अरे मैं ये कह रही थी कि मुझे शाम को आने में थोड़ी देरी हो जाएगी। लेकिन क्यों, तुम्हारा कॉलेज तो 3 बजे खत्म हो जाता है। अरे वो मेरी दोस्त की बर्थडे पार्टी है, तो बस 1-2 घंटे देरी होगी। नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है माँ, बस 1-2 घंटे की बात है। बोल दिया ना एक बार पापा। अरे जाने दो ना उसे, क्यों पीछे पड़ी रहती है उसके हमेशा। और आपको मैंने बोला था रिश्ते वालों से बात करिए, आपने की? इतनी बड़ी हो गई, खुशी उसकी शादी करते हैं अभी। आपको नहीं पता रिश्तेदार मुझे ताने मारते हैं, ना कि आपको। रिश्तेदार नहीं बताएंगे कब उसकी शादी करनी है। लेकिन आप एक बात तो कर लीजिए एक बार। रोज की महाभारत करना बंद करो, मैं बात कर लूंगा पांडे से, कुछ अच्छा रिश्ता होगा तो आगे देखेंगे इसको। फोन कहाँ है मेरा ये? अरे विनोद जी का कॉल, क्या बात हो गई? हेलो पांडे, आजकल कहाँ उधम मचा रहे हो तुम? अरे विनोद जी कहीं कहाँ उधम मचाएंगे हम। पांडे का ना बहुत जरूरी काम है, बड़ी वाली बिटिया है ना खुशी, उसके लिए अच्छा सा रिश्ता दे के निकालो तुम। अपनी बेटी है खुशी के लिए। हाँ, खुशी के लिए देखते हैं अब कोई अच्छा सा रिश्ता। और एक चीज का खास ध्यान रखना, लड़के वाले हैं, लालची बिल्कुल भी ना हो, और खुशी की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए शादी के बाद भी। अरे विनोद जी भाई साहब, आप पांडे की जबान और भगवान पे भरोसा रखिए, ऐसा हीरा लड़का खोज के लाऊंगा अपनी खुशी के लिए। आप बोलोगे क्या हीरा पकड़ा दिया। पांडे, तुम पे तो पूरा भरोसा है, लेकिन लड़के वालों का क्या करें। बट फिर भी अपनी तरफ से अच्छा रिश्ता देखो, जल्दी से बताना। तुम्हारी भाभी रोज इस चीज को लेके महाभारत करती है घर में। अरे आप भाभी को बोल देना, पांडे को बोल दिया है, बस अब लड़का जल्द से जल्द मिलने वाला है, बस अब तैयार करिए। बिल्कुल जल्दी से बताओ। ठीक है, अब इनको लड़का चाहिए, कहाँ से लाऊं मैं अच्छा लड़का मिलता कहाँ है। अब एक है जुगाड़ू आदमी, वो जरूर करवा देता हूँ। चौबे कहाँ गया नंबर इसका? ट्रिंग। अरे पांडे जी का यार बड़े दिनों बाद फोन आया। हाँ पांडे जी, क्या हाल है? बस चौबे जी आप बताइए। अरे बस आनंद उठा रहे हैं, बताइए। बस तो कहाँ पर हो अभी? हम तो घर पर ही हैं, आप बताओ आप कहाँ हो? हम अपने अड्डे पे ही है अपन। अच्छा, गुप्ता धड़ी पर? बस वहीं पे ही, आप भी आ जाइए। अरे अभी आ जाते हैं पतलून पहनकर। आ जाइए, हमें भी आ जाइए। अरे पांडे जी। अरे गुप्ता जी। अरे कैसे यार, सर्दी में पसीना बहा रहे हो? बैठो। गुप्ता जी, आपको तो पता ही है अपना काम कैसा है। अरे यार बहुत मगजमारी है, बताइए कैसे याद करा आज आपने? बस मित्र को कैसे याद किया जाता है, बस अकेले थे तो सोचा बुला ले। अरे बताइए क्या काम है, बताइए। अब तो पहचान लेते हैं उन्हें। हाँ बताइए। अरे यार एक लड़की है, हमारे मित्र की बिटिया है, उसके लिए रिश्ता चाहिए यार। तो अच्छा खासा लड़का होना चाहिए, अच्छी परिवार से। यार पांडे जी, आपने दिल की बात कह दी यार। क्या बात है? सच में मेरे भी नजर में एक लड़का है, काफी दिनों से उसके घर वाले पीछे पड़ रहे थे शादी के लिए, काफी अमीर खानदान है। तो अब आप लड़की के बारे में बता ही रहे हैं, तो एक बार जरा बात कर लीजिए लड़की वालों से। आपको आज चल लेते हैं फिर शाम को। बिल्कुल, मैं कभी करता हूँ कॉल। जी भाई साहब। ट्रिंग। पांडे, बहुत जल्दी फोन कर दिया तुमने। जी पांडे का काम ही ऐसा है, चट मंगनी पट ब्याह कराने में तो अपन एक्सपर्ट हैं। पांडे, चट मंगनी पट ब्याह करा वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा मत कर देना कि हमारी खुशी बिटिया आगे परेशान होती रहे और कुछ कर ना पाए आगे। विनोद जी भाई साहब, आप ही की बिटिया नहीं है खुशी, हमारी भी बिटिया है। आप तो बस भरोसा रखो। अब मैं तो बोल रहा हूँ अभी आ जाऊँ मैं आपके घर पे बात करने रिश्ते की। अभी तो क्या पांडे, काम करो, शाम को आ जाओ, शाम को बैठ के बात करते हैं। भाई साहब ऐसे काम में देरी नहीं करनी चाहिए, मेरी बात मानो, मैं अभी ले आता हूँ। आप तो शाम को आओ पांडे, तुम शाम को इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। ठीक है। हाँ पांडे जी बताइए। शाम का बोल रहे हैं? अरे यार ये तो बहुत बढ़िया बात है, चाय भी हो जाएगी और पकौड़ों का आनंद भी आ जाएगा। अच्छा चलो चलते हैं। अच्छा चलने से पहले मैं आपसे ये पूछ लूं कि लड़की के पापा करते क्या है? लड़की के पापा अपने गवर्नमेंट टीचर है। अरे यार पैसा है फिर तो। चलो यार चलो। पांडे बड़ी जल्दी आ गए। अरे विनोद भाई साहब, बस चौबे जी है, ये नमस्कार। अरे हम तो अपना ही समझ के बैठे हैं। आपने मिलवाया नहीं मुझसे इन्हें? अरे चौबे जी हैं, पांडे जी लाए, तुम पीछे पड़ी तो रहती हो रिश्ते के लिए। अरे भाई साहब नमस्कार।
तो रिश्ता तो लाए होंगे। हाँ बिल्कुल जेब में ही रखा है। अच्छा सुनीता तो चाय नाश्ते की व्यवस्था करो। हाँ बैठिए, बस मैं 2 मिनट में गर्मा गर्म चाय और प्याज के पकौड़े लेके आती हूँ। हाँ भाभी वो चटनी भी लिया। जी बताइए विनोद जी। चौबे जी लड़का करता क्या है? लड़का जी मतलब डांसर है जी, डांसर उनके लगाता है भयंकर। तो कमाता क्या है? अभी तो देखो कमाता कुछ नहीं है, अमीर परिवार है। देखो अभी तो बच्चे की उम्र ही क्या है, 17 साल 24 साल के तो है। और पिताजी क्या करते? पिताजी भी नाचते? अरे नहीं मजाक करते हैं, उनके तो खैर एक पैर में दर्द होता है। कई बिजनेसमैन थे अपने जमाने के, पांडे जी अच्छे से जानते हैं। ये तो सब ठीक है, लेकिन चौबे जी एक चीज का ध्यान रखिए, मैं शिक्षक आदमी हूँ, बहुत ज्यादा मैं कुछ दे नहीं पाऊंगा। अरे वो बहुत ज्यादा लेंगे भी नहीं, अमीर परिवार है, पैसों की कमी नहीं है। आपकी बेटी राजकुमारी बनकर रहेगी, राजकुमारी। वो राजकुमारी तो वो बन जाएगी, लेकिन उसकी पढ़ाई लिखाई नहीं रुकनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई वो जरूर करेगी शादी के बाद। हाँ करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे। लड़के वाले अमीर है, हमारी आप शर्त पैसे वाले समझें, आप ये बात कर लीजिएगा आप उनसे। हाँ मैं कर लूंगा। बाकी पांडे जी मेरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, बचपन से जानता हूँ विनोद जी। आप दिक्कत कर दो बस बिटिया की फटाफट से शादी। बस आप आगे की तैयारी कर लो। मैं तो बोलता हूँ उनको बुला लेते हैं अपन। पांडे जब आप देख लीजिए अपने हिसाब से। बिल्कुल मैं बुलवा लेता हूँ। कल मैं उनको लेके आ जाता हूँ सुबह 10 बजे। ये ठीक रहेगा, आप कल उनको ले आएंगे, एक बार बैठ के बात कर लेते हैं। हाँ सही है बिल्कुल। चलिए चलिए पांडे। ठीक है यार, पांडे जी पकौड़े रह गए। अच्छा टिंग टोंग। अरे जरा देखना दरवाजे पे कौन है। जाती हूँ, देखती हूँ। चौबे जी नमस्ते भाभी जी, कहाँ है भैया जी? पूरे दिन अखबार ही पढ़ते रहते हैं। नमस्कार जी। अरे चौबे जी नमस्कार नमस्कार, बताइए। बस हम बढ़िया, आप बताइए। बस वीर बेटा कैसे हो? बस बढ़िया। अच्छा घनश्याम जी, हम आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर लेके आए, जिसको सुन के आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। बताइए बताइए, सर्दी के मौसम में गरम गरम खबर तो हमें भी सुननी है। हाँ अपना बेटा है ना जय, हाँ उसके लिए लड़की ढूंढी है, सुंदर और सुशीला। भैया सुशीला तो हमारी जान को एक ही बहुत है, हमें नहीं चाहिए। क्या कह रहे हो? सब सुनता है मेरे को। डैरी नहीं हूँ मैं, ठीक है? बहुत तेज कान है मेरे। बैठे बैठे पूरे दिन जो रोटियां तोड़ते रहते हो ना, वो नहीं मिलेंगी तुम्हें। रोटियां तो वैसे ही मैं बनाती हूँ, आप तो अपने गोडे पकड़ के बैठे रहते हो। तू तो चुप ही कर, पूरे दिन बस बक 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 में लगी रहती है और अपने फोन में लगी रहती है। काम काज तो तेरे से होता ही नहीं है। सिलवा लो पूरे दिन इस बुढ़िया को, चल काम कर। अरे भाभी घबराओ मत, नई दुल्हन आएगी, घर का सारा काम करवाना ना उससे, मैं सारी सेटिंग करके आया हूँ। चौबे जी अब सब आप पे, बुढ़ाऊ तो कुछ करता ही नहीं है, बैठा दिन पूरे दिन अखबार पढ़ता है। हम भी तुम्हारे हाथ का खा खा के पक चुके हैं, जाओ। हाँ बताइए, अब उनका कहना है कल बुला रहे हैं वो सुबह। हाँ और उनकी एक छोटी सी गुजारिश है, बड़ी अटपटी सी। उनका कहना है कि उनकी लड़की थोड़ा आगे तक पढ़ना चाहती है। पिताजी देखो, लड़की जितनी पढ़ी लिखी उतनी चंट। सही बात है। निधि को ही देख लो, शादी के बाद पढ़ाई छुड़वा दी, अब अपन भी 2 वक्त की रोटी खाते हैं और ये भी आराम से रहती है। अरे बेटा देख मेरी बात सुन, पढ़ाई तो अपन छुड़वा देंगे जैसे निधि की अपन ने छुड़वा दी। तुम तो सारी बात कर लेना, काम काज करती है नहीं करती, कहीं ये भी निधि की तरह आके पूरे दिन फोन ही चलाती है। वो तो चौबे जी कह रहे हैं तो होगा ही वैसा। पूरी सेटिंग कर ली है मैंने, बस चल के लड़की लेनी है और कुछ चौबे जी नहीं। अब सब आप पे ही है बस। हाँ ठीक है भाई साहब, मैं मिलते हैं सुबह 9 बजे। जी चौबे जी ठीक है। जय बेटा। जी पिताजी। तुम्हारे लिए रिश्ता है लड़की का। कैसी लड़की? अभी से शादी के लिए लड़की आ गई। तुम्हारी उम्र निकली जा रही है, कुछ काम धंधा करो। वही तो, अभी तो टाइम है मेरे पास, अभी तो मैं काम धंधा करूंगा, इंस्टीट्यूट खोलूंगा, तभी तो। कब तक नाचते रहोगे? भैया के साथ कोई काम धंधा देखो। मेरे में तो इसको थोड़ा सा भी लगाव नहीं है कि प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस संभाल लो थोड़ा सा। पूरे दिन ठुमके लगाता रहेगा, पुतले खड़े करते हो ट्रॉफियों के। भैया अभी कर ही तो रहा हूँ, धीरे कर लूंगा आगे। अच्छी सी लड़की मिली है, देख मेरे को सोचा था सुंदर सुशील मिलेगी, ये छोटी मोटी पकड़ा दी। राजकुमार मिलेगा, पता नहीं क्या भद्दा सा आदमी लिखा था मेरे नसीब में। मेरे तो करम ही फूट गए इससे शादी करके। नाश्ता भी बनाने नहीं आता, हर बार नमक कम। नहीं मिलेगा तुम्हें, भूखे रहना। उसी के हाथ का खा लूंगा जो आएगी मैं तो। तुम दोनों तो चुप ही रहो, 24 घंटे लड़ते रहते हो। मेरी बात सुन, तेरे को इंस्टीट्यूट खोलना है, खुलवा देंगे। जो शादी से पैसा आएगा उससे खुलवा देंगे, हमारे पास नहीं है पैसा इंस्टीट्यूट खोलने के लिए। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, करनी तो आपको आपकी है, कर लो ठीक है। वैसे भैया
फोटो देख सकता हूँ कि लड़की की वैसे। लेकिन तो अभी की फोटो दिखाई थी मेरे को पिताजी ने। पूछ एक बार। ठीक है भैया। फिर भी सुंदर मिली गई ना तुमको। दिख रहा है आईने में देखो। घंटी कहाँ गई है? अरे बहू जरा देखना कितने कौन है? सारा काम मुझे ही दो। अरे चौबे जी आए ये चौबे जी आए हैं। अरे चौबे जी आए हैं। अरे चौबे जी। नमस्कार नमस्कार। चलिए चलिए। हाँ जी हाँ जी। अपना बेटा जय का है। अरे जय बेटा। चलो। अब तो घोड़ी पर चढ़ने की प्रैक्टिस कर ही लो तुमने। अच्छा मेरे थोड़े पैसे आपको दरवाजे पर मिल गए। बस आप ही का इंतजार कर रहे थे। चलो ये घनश्याम जी है। नमस्कार पांडे जी नमस्कार। ये इनका बड़ा बेटा। नमस्ते बेटा नमस्ते। ये अपने दूल्हे राजा। दूल्हे राजा। अरे बस तैयार हो जाओ बस घोड़ी चढ़ने के लिए। ये भाभी जी है। भाभी जी नमस्ते। और ये घर की बड़ी बहू। नमस्ते बेटा नमस्ते। चले टिंग टोंग। पांडे जी आ गया। तो रिश्ता भी लिया है। घनश्याम जी नमस्कार नमस्कार। आए बैठे बिराजे। सुनीता खुशी को तैयार करो। हाँ जाओ इंदु बेटा दीदी को ले आओ। अभी लाती हूँ। सब कामकाज कैसा चल रहा है घनश्याम बस जी? विनोद जी कृपा है सबकी बढ़िया चल रहा है। बाकी वीर बेटा आपको बताएगा। जी कामकाज की तो पूछो मत। प्रॉपर्टी डीलिंग का इतना शानदार धंधा है समझो आधा गांव अपना है। सारी जमीन अपनी चलते चलते गोटों में दर्द हो गए पिताजी के जमीन पे। अभी घोड़ों का दर्द कैसा है आपका? बस चल रहा है अभी तो। और इसको तो पूछो मत। अमेरिका लंदन से इतनी ट्रॉफियां उठा लाया है डांसिंग की। आज जगह जगह फेमस है हमारा बेटा डांसिंग में। तो देखना प्रभु देवा को फेल करके छोड़ेगा। मान लीजिए आगे भी डांसिंग करेंगे या कुछ और भी करेंगे? आगे इंस्टीट्यूट खोलूंगा डांस करूंगा और करूंगा आगे कुछ ना कुछ फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में जाऊंगा। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। भैया कैसी लगी लड़की? लड़की तो खूबसूरत है। कैसी मिल जाएगी? शक्ल तो मेरी अच्छी है। आप दिख रहा है। कैसी लगी? तेरी भाभी से तो अच्छी है। लीजिए ना खुशी ने सब अपने हाथों से बनाया। लो जी भाई साहब मैं बोल रहा था लड़का लड़के एक बार आपस में मिल लेते तो अच्छा रहता। अरे क्यों नहीं जाओ इंदु दीदी के साथ जाओ। दीदी अब मैं तो जा रही हूँ। आप बैठ के आराम से बातें करिए। हाय। हेलो। आज हम कुछ बातें करेंगे भी या नहीं या फिर नीचे ऐसे ही चले जाएंगे? नहीं पूछिए आपको क्या पूछना है वैसे। आप क्या करते हैं? मैं डांस करता हूँ। बस डांस ही करते हैं? हाँ अभी तो डांस ही करता हूँ। और पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई तो मैंने छोड़ दी क्योंकि अपने पैशन को फॉलो करता हूँ। तो इसी से अर्न करता हूँ इसी से कुछ करता हूँ। चलो अच्छी बात है। अपने पैशन को तो फॉलो करना चाहिए। आपको भी कोई पैशन होगा। वैसे क्या है आपका पैशन? मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ। इस महीने मेरी ग्रेजुएशन खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि अभी मेरी पढ़ाई रुक जाए। मैं आगे बहुत कुछ करना चाहती हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट अपना NGO खोलना चाहती हूँ। पता है मेरे क्या सपने हैं मुझे आगे क्या करना है। इन्हें समाज से रिश्तेदारों के तानों से फुर्सत मिले तब ना। कह दो उन्हें जाके कोई दिक्कत नहीं है मुझे इस रिश्ते से। चाहे आगे जिंदगी बर्बाद करूँ चाहे अभी करूँ करनी तो है ही मुझे ये शादी। बताइए भैया हो गई बात सारी। बात तो हो गई सारी बात कर ली ना? हाँ भाई सारी बातें कर ली। करनी तो आपको वैसे भी सब कुछ अपनी है। मुझे तो अपने 5 लाख से मतलब है। हाँ तेरे को तो सिर्फ अपने 5 लाख से ही मतलब है। जो करेंगे तेरे बापूजी और मैं ही तो करेंगे। मम्मी जी धीरे बोलो शादी कैंसिल हो जाएगी। मुझे नई साड़ियाँ भी नहीं मिलेगी फिर। मुझे तो हमेशा साड़ियों की पड़ी रहती है। तो हाँ है। हाँ बड़ी तरफ से हाँ है। भाई साहब लड़के वालों को लड़की पसंद आई है। ये लड़का हमें भी बहुत पसंद है। लड़का बहुत अच्छा है। तो घनश्याम जी बताएं आगे क्या सवाल करें आपकी? बस जो आप अपनी बेटी के लिए जो करना चाहें। देखिए बेटी की खुशी के लिए तो सब करेंगे अपन। अब अच्छा सा मुहूर्त देखेंगे उसकी शादी करेंगे। वो तो जल्द से जल्द। और गांव में जमीनों में आपका क्या कुछ चल रहा है? खेती जमीनों में ये है जी बिकने के काम चल रहे हैं अभी कि हाँ जितनी सेल हो सके करके जयपुर में कुछ बढ़िया खोले।
तो खेती बाड़ी वगैरह में रुचि नहीं है आप लोग? खेती बाड़ी के लिए लोग रख रखे हैं जी, हमारा काम तो खेती बाड़ी का थोड़ी ना है। बापूजी के गोडों में दर्द होने लग गया उस जमीन पे चल चल के। नहीं, बापूजी की तो देखिए उम्र हो गई है, लेकिन देखो किसान का काम भी समझे, फार्मर भी जरूरी है ना हमारे लिए। हमने बहुत, तो अब देख जमीन ये है नाम तो रोशन करेगा हमारा। करनी चाहिए। खेती बाड़ी चल रही है, काम करने वाले करते हैं। ये अच्छी बात। काम करने वाले तो रखे हुए होंगे, पैसे की कमी नहीं है। और भाभी जी आप सब बढ़िया? सब बढ़िया, आप बताइए। बस सब बढ़िया। और बताइए, खुशी की पढ़ाई और छोटी बेटी की पढ़ाई सब बढ़िया चल रही है? बहुत बढ़िया चल रही है। और आप क्या करते हैं आजकल घर में? बस घर का काम ही है, बस इनको संभालते हैं और थक चुकी हूँ अब। बस बच्ची के हाथ पे लेकर आएंगे। हाँ जी, हाँ जी। अब बात हो गई तो कुछ लेन देन की बात। घनश्याम जी संकोच ना करें, जो भी आप कहना चाहते हैं बिल्कुल खुल के जी बताएं। बस हम तो यही कहेंगे कि आपकी बेटी की खुशी के लिए जो आप करना चाहें, बाकी का आपकी बेटी हमारी बेटी। घनश्याम जी देखो, मैं शिक्षक हूँ, स्पष्ट बात करूंगा आपसे। बहुत कुछ तो मेरे पास है नहीं देने के लिए, पर समाज में आपके मान सम्मान में कमी नहीं आएगी, इस चीज का आप पूरा विश्वास रखें। बस बस हमें उतना ही चाहिए बस। और बाकी चौबे जी ने बताया वो खुशी बेटा आगे पढ़ना चाहती है, वो भी हम करवा देंगे। पढ़ाई की कोई दिक्कत नहीं आएगी, निधि और खुशी चाहे साथ में पढ़ाई करें, हमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए बेटे हम आपको दे रहे हैं, अब आगे से आपकी तो उसका ध्यान रखना है, अब आपकी की जिम्मेदारी है। जरूर जरूर। तो एक अच्छा सा मुहूर्त देखते हैं और शादी कर देते हैं। जल्द से जल्द, हम तो यही चाहते हैं। शुभ काम में देरी किस बात की? काम में देरी किस बात की? और ये तो बहुत अच्छा काम है, इसमें तो देरी होनी ही नहीं चाहिए। चलते हैं, तैयारी भी करनी है शादी में। ठीक है घनश्याम जी। अरे खुशी, तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो। बस अब तुम्हारी भाभी के हाथ का नाश्ता खा खा के पक गया, अब तुम्हारे हाथ का खाना है। नमक डालना नहीं आता इसको, एक अच्छा सा नाश्ता बना के लाओ और हमारे इस बेटे को थोड़ी सी अक्ल दे दो। भैया अभी लाती हूँ नाश्ता। गुड मॉर्निंग भाभी। अरे अरे पैर मत छुओ, तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो। आ जाओ। आप क्या कर रहे हैं? मैं चाय बना रही हूँ। मैं कुछ मदद कर दूँ आपकी? नहीं नहीं, आज तुम्हारा फर्स्ट डे, रहने दो। जैसे ही बात करें, बहुत दिन हो गए, चलो आज फोन मिलाते हैं। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो हेलो जेरी, कैसे हो तुम? आजकल तो बात ही नहीं करते। अरे कहाँ यार, टाइम ही नहीं मिलता है, घर गृहस्थी में रह गया, घर वालों ने बांध दिया तो घर पे पड़ा रहता हूँ। अरे अब तो तुम्हारी शादी हो गई, अब तो फिर दीदी के पकोड़े के मजे लो। शादी हो गई तो मतलब पकोड़े खाते रहूं यार? यहाँ दिमाग खराब हो रहा है वैसे यार। अच्छा चलो ये बताओ, तुम्हारी डांस एकेडमी का क्या हुआ? अरे यार मैं पहले से परेशान हूँ यार उसको लेके यार, आप मत बोलो तो ज्यादा अच्छा है यार। वैसे ही शादी के बाद तो खोलने का सोच ही रहा था, घर वालों ने बोला कि 5 लाख देंगे, पर अभी तक दिया ही नहीं यार। अरे तो ऐसा क्या हो गया तुम्हारा? अरे कुछ ही नहीं यार, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ यार, बाय। अरे फोन काट दिया, ऐसे क्या कह दिया? अजीब, तो बात ही नहीं करती ठीक से। पिताजी हाँ तो शादी भी हो गई, अब तो दे दो 5 लाख रुपए। मेरी शादी में 20 लाख रुपए लगा चुका हूँ मैं पहले से, कौन से 5 लाख रुपए? जा काम कर और कमा। मम्मी से ही मांग लेता हूँ। मम्मी 5 लाख रुपए दे दो, आपने बोला था ना शादी के बाद ले लेना। कौन से 5 लाख रुपए? अरे आप ही ने तो कहा था कि ले लेना, शादी कर ले, उसके बाद जो दहेज में आएगा ले लेना। जाके मांग अपनी उस खुशी से, हमारे पास नहीं है कोई पैसे वैसे। भैया आप तो बोल दो। मैं क्या बोलूं, वो पुतले के पुतले खड़े कर रखे हैं, ट्रॉफी उनको बेच रहे, कोई 1 रुपया भी दे दे तो उनसे कर ले, अपनी डांस एकेडमी खोल ले, खुल जाए तो। सही तो बोल रहे हो मम्मी पापा। आप लोगों से ये उम्मीद की थी मुझे यार। जाके अपनी खुशी से मांग। सबसे मांगता ही रूम है। काम ही है तो। जय, वो टेबल पे ना ब्रेकफास्ट लग गया है, आप आके खा लीजिए। यार मुझे कोई ब्रेकफास्ट नहीं करना है, मेरा हो रहा है दिमाग खराब। एक तो 5 लाख नहीं मिले और आप कौन से 5 लाख? कुछ नहीं यार, आप जाओ, मैं खा लूंगा बाद में। ठीक है, आप खा लेना। ठीक। गुड मॉर्निंग बापूजी। अरे क्या तुम मेरे डेली पैर छूने आ जाती हो? जाओ यहाँ से, खाना लेके आओ। गुड मॉर्निंग बाजी। ये क्या कर रही हो? मुझे लगा पैर दबाते दबाते मेरा गला ही दबा दोगी तुम तो। माजी मैं आपका गला क्यों दबाऊंगी? क्या पता आज
वही बना लेती थी, कल खा के देखा मजा ही नहीं आया। उनके में थोड़ा तो होता था, तुमने तो नमक की पूरी कर दी, कुछ ही नहीं डाला नाश्ते में। ढंका से बना के ले आओ अगर है तो, और उसकी भी मदद कर दो, बॉडी में दर्द होता रहता है उसके भी। जी भैया उठ गई महारानी, सुबह से काम कर रही हूँ, थक गई हूँ मैं। अभी शक्ल क्या दिख रही हो, काम करो। जय, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, आप आ जाएंगे ब्रेकफास्ट पे क्या? मुझे कोई बात नहीं करनी है आपसे। अरे मुझसे बात नहीं करोगे तो किससे? अरे नहीं बात करनी यार आपसे यार। क्यों मुझसे नहीं करोगे तो क्या पड़ोसी से जाके बात करोगे? किसी से बात नहीं करनी, मेरा हो रहा है दिमाग खराब, तो ना बोलो तो ज्यादा अच्छा है। दिमाग तो मेरा ना आपको आज ही दिख गया है। क्या कितनी बड़ी बड़ी बातें करी थी आपने मुझसे, तुम्हारे विचार, तुम्हारी पढ़ाई तो मुझे लग रहा है कि मेरी होने ही नहीं वाली है। यार ठीक है, मुझे नहीं मतलब तुमसे, और ना ही तुम्हारे करियर के बारे में, ना तुम्हारे फ्यूचर के बारे में। मुझे मेरे है ना इंस्टीट्यूट और मुझसे मेरे को मतलब है अपने आप से, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो मेरे फ्यूचर का क्या है? एक तो यार घर वालों ने वैसे ही मेरे को रोक रखा है, 5 लाख भी दिए, और वैसे तुम मेरा दिमाग खराब करने आ जाती है बार-बार। कौन से 5 लाख है, क्या आप मुझे कुछ बताएंगे? अच्छा आपने बात छेड़ी तो बता दूं, मुझे तुम्हारी शादी के बाद है ना 5 लाख रुपए मिलने वाले थे, वो मुझे नहीं मिले हैं जो मिलने वाले थे। तो अब अच्छा ये होगा कि अपने पापा को फोन करो और बोलो कि मेरे को जरूरत है 5 लाख की, और 5 लाख रुपए लाए। मेरे पापा को तुमने एटीएम मशीन समझ रखा है जो तुम्हें 5 लाख रुपए देंगे? अपने महान बाप से जाके पैसे मांगो, कितना बड़ा कारोबार है। वो मुझे देंगे क्योंकि उनकी बेटी को जो झेल रहा हूं अपने सर पे। तुम मुझे झेल रहे हो, मैं तुम्हें सभी घर वालों को झेल रही हूं। मैं तुम्हारे लिए मेरे सामने मत चिल्लाओ और थोड़ा दूर रह के बात करो। तुम धक्का मत मारो मुझे। मेरा हाथ उठ जाएगा, प्लीज दूर हो जाओ। मार के लड़कियों का काम होता है मर्दों से पिटना और घर में रहना, ठीक है ना? तो ज्यादा ना आवाज बंद करके रहा करो मेरे सामने। तुमको तो मैं देख लूंगी। पता नहीं क्या समझ रखा है इन लोगों ने अपने आप को। हेलो 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 खुशी, आर्या बोल रहे हैं, कैसी हो? यार मैं ठीक हूँ आर्या, मुझे तुझसे ना एक बहुत जरूरी बात करनी थी। अब तूने कॉल कर ही लिया है तो मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूँ। वैसे भी मैं तुझे कॉल करने ही वाली थी। यार मेरी अभी ना नई शादी हुई है। पहले तो मेरे घर वाले ना मुझसे बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे थे। पता नहीं अब ये कौन से 5 लाख के बारे में बातें करते रहते हैं, ना ये घर वाले ढंग से बात करते। मेंटली टॉर्चर के साथ मेरे पति ने मेरे पे हाथ भी उठा दिया। आ गया हाथ कैसे उठा दिया? डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है यहाँ पर। शुरुआत तो हो ही चुकी है, अब किस हद तक जाएगी मैं उस हद तक नहीं जाना चाहती। देखो तुम बिल्कुल चिंता मत करो, निर्भय स्क्वाड है ही किस लिए। मैं कल ही अपने कलीग्स को लेकर तुम्हारे घर पे पहुंचती हूँ। हाँ मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे अपनी घर की लोकेशन भी भेज रही हूँ। ओके ठीक है खुशी। ठीक है आर्या, कल मिलते हैं। हेलो इंदु। हेलो दीदी। इंदु मैं तुमसे ये कह रही थी कि कल 10 बजे तुम मेरे घर आ जाना, मम्मी पापा को लेके आना। बस कुछ परेशानी हो गई, तुम बस 10 बजे घर कल आ जाओ। ठीक है। अरे आज तो पूरा परिवार एक साथ, अभी तो 1 महीना ही हुआ है शादी को, लड्डू वड्डू बट रहे हैं क्या? हाँ भैया लड्डू की बटी की रसमलाई भी खा के जाना आराम से। खुशी तुम देख क्या रही हो, सब एक जगह इकट्ठे हुए, तो सुना दो इन सबको एक साथ क्या हुआ था तुम्हारे साथ। आर्या इन सबको मैं ये बताऊं कि एक बेटी को लेके आए थे, बहू बनाया था, बेटी लेके आए। क्या बेटी बनाया आपने मुझे? पलकों पे सजाने वाली थी, बहुत भलाई की थी आपने मेरी। कहाँ गई वो बेटी? ऐसे किया जाता है क्या बेटी के साथ? और ये मेरे ससुर जी, बड़ा कारोबार है इनका, बेटे में दिखाते ना अपना कारोबार। मैं क्या आपकी नौकरानी हूँ जो आपका काम करूँ? उनके घोटों के दर्द से मैं क्या करूँ? और ये मेरे जेठ जी मिली है, इनसे आई। अरे ये पढ़ाई करवाएंगे अपनी बहू की। अरे दीदी के साथ ये भी अपनी पढ़ाई कर लेगी। दिख गई मुझे मेरी पढ़ाई। इतना पैसा है तो करते ना अपने बेटे पे खर्च। और ये दो मीडिएटर, इनका तो मैं आपको क्या ही बताऊं। एक ने बेटी बना के बेच दिया, एक ने अपनी जेब गर्म करने के चक्कर में बेच दिया। जिंदगी किसकी खराब हुई? मेरी। किस पे डालूं? अपनी माँ पे जो समाज और अपने घर वालों के तानों से थक गई, या मेरे पिताजी पे जो चाहते थे मैं आगे बढ़ूं लेकिन माँ के तानों से थक गए? जिंदगी मेरी खराब हुई, या फिर ऐसे पति को बोलूं जिसका इंस्टीट्यूट और 5 लाख रुपए उसके लिए इतने बड़े हो गए कि उसने मेरे ऊपर हाथ तक उठा दिया। सब जिम्मेदारी लेने के काबिल नहीं थे ना, तुम मुझसे शादी क्यों करी तुमने? और मेरी जेठानी, मिलाती हूँ, आइए जेठानी जी आइए, मिलिए इनसे। 10 साल हो गए इनकी शादी को। इन्हें पता था कि आगे चल के नहीं मेरी पढ़ाई कराएंगे, इनकी तो खैर छूट ही गई। ये चाहती तो मेरा साथ दे सकती थी, बोल सकती थी कि खुशी ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तुम्हारी पढ़ाई होगी, जो मेरे साथ हुआ है वही तुम्हारे साथ होगा। लेकिन एक बात बता दूं भाभी जी आपको, मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो इन सब चीजों को अपना तकदीर का लिखा अपनी किस्मत समझ लेगी। मैं नारी तुम केवल शब्द
श्रद्धा हो, विश्वास रजत लगभग तल में। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत लगभग तल में। पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। मैं नारी हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं खुद अपनी आवाज हूं, क्योंकि मैं निर्भया हूं, क्योंकि मैं निर्भया हूं। रहने दो खुशी, इनको समझाने का कोई फायदा नहीं है, इनसे बात तो पुलिस ही करेगी। इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट कर लीजिए इन सबको। बेटी तुम चिंता मत करो, मैं पुलिस वाले से पहले एक बेटी का बाप हूं, सबसे पहले एक इंसान। इन दहेज के भूखों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और तुम्हें इंसाफ भी जरूर मिलेगा। चलो अच्छा लगता है, लेकिन जब यही नर नारी का दुश्मन बन जाता है तो महिला की तरफ से कुछ जो भाव होते हैं उन्हें इन पंक्तियों के माध्यम से रखूंगी। ना मेरा एक होगा ना तेरा लाख होगा, ना मेरा एक होगा ना तेरा लाख होगा, ना तारीफ तेरी ना मेरा मजाक होगा। गुरूर ना कर अपने पौरुष का तू, अगर मेरा भी खाक होगा तो तेरा भी खाक होगा। Thank you so much all the students। इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगी डीसीपी वेस्ट मिस रिचा कुमार मैम से कि मैम आए और आपको सुनने के लिए हम सभी इंतजार कर रहे हैं। मंच पर आसीन आदरणीय डीसीपी हेडक्वार्टर सर, एडिशनल डीसीपी सुमिता जी मीना, हमारी निर्भया टीम और सभी प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी ने बहुत अच्छा स्किट यहाँ पे किया। मैं और सर बात ही कर रहे थे कि आप इतनी नेचुरली परफॉर्म कर रहे हो, इट्स हार्ड टू बिलीव कि आप प्रोफेशनल नहीं हो। और एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते इस तरह के इंटरेक्शन में मैं जिस तरह की बात मुझको करनी चाहिए वो बात मैं आपसे कर रही हूँ। सबसे पहले तो इस स्किल के बारे में ही बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं कि भाई नारी शक्ति की, नारी को ऐसा होना चाहिए, पुरुष को ऐसा होना चाहिए, तो ये कभी भी नारी वर्सेस पुरुष नहीं होता है। नारी को उभरने के लिए पुरुष का नीचे गिरना जरूरी नहीं है, नारी के सशक्तिकरण के लिए उसका शक्तिविहीन होना जरूरी नहीं है। तो ये चीज आप लोग अपने मन से निकाल देना कि कहीं भी नारी वर्सेस पुरुष नहीं होता है। इस स्किट में ही आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जिस लड़के से शादी हुई वो भी अंडर एज ही था, स्टूडेंट ही था, तो उसकी अपब्रिंगिंग भी उसकी मदर ने ही की थी। समस्या तब आती है जब हम पूरा ध्यान सर बेटियों की तरबियत पे ही लगा देते हैं और अपने बेटों की तरबियत को भूल जाते हैं। आज के समय में बेटियों की माँ से ज्यादा बेटों की माँ होना बहुत जिम्मेदारी का
विषय है। हमें अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, चाहे आप उनकी एज ए मदर, एज ए फादर, क्योंकि आज के समय में कानून जिस तरीके से चेंज हुए हैं, तो इतने लीगल अमेंडमेंट्स हुए हैं जो महिलाओं के लिए बहुत फेवरेबल है। कमी है उनकी जानकारी की। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आ गया, आपका डोरी प्रोहिबिशन एक्ट आ गया, पोक्सो एक्ट आ गया, आपके आईपीसी के अंदर इतने अमेंडमेंट्स हो गए, सीआरपीसी की प्रोसीजर चेंजेस हो गए। तो आज के समय में लड़के का भी लीगली अवेयर होना बहुत जरूरी है। खास तौर से पोक्सो एक्ट के अंदर, पोक्सो एक्ट कहता है कि अगर 18 साल से कम उम्र का लड़का या लड़की बच्चा है, तो बहुत से केसेस में हम लोग देखते हैं कि लड़का बस जस्ट 18 ही क्रॉस किया है और वो 17 साल की लड़की या 17.5 साल की लड़की के साथ इलोप हो जाता है। उसको लगता है कि ये हम दोनों मर्जी से जा रहे हैं और हम दोनों के बीच जो भी हो रहा है सब मर्जी से हो रहा है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, पर कानून की दृष्टि से वो अपराध कर रहा है। उसने किडनैपिंग का ऑफेंस किया है, उसने पोक्सो एक्ट की बड़ी संगीन धाराओं के अंदर ऑफेंस किया है, क्योंकि भारतीय कानून कहता है कि 18 साल से कम उम्र के लड़का या लड़की की कंसेंट कोई कंसेंट नहीं है। उस चीज का आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये जो उम्र होती है, ये उम्र होती है कि आप अपना करियर बनाएं। आपके पेरेंट्स ने आपको बड़े लाड प्यार से पाला है और हर माता पिता जो उनके पास सीमित संसाधन होते हैं बेस्ट अपने बच्चे को प्रोवाइड कराता है। खासतौर से आज के समय में ज़्यादातर पेरेंट्स अपनी बेटी को भी अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं। उसके पर्पस डिफरेंट हो सकते हैं कि बहुत जगह तो इसलिए अच्छी एजुकेशन देते हैं कि चलो शादी के लिए लड़का अच्छा तभी मिलेगा जब लड़की अच्छी पढ़ी लिखी होगी। बहुत से पेरेंट्स इसलिए भी अच्छी एजुकेशन देते हैं कि बच्चे का वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाए, क्योंकि अगर वो आत्मनिर्भर होगी तभी वो सशक्त बनेगी और वो अपने जीवन की हर जिम्मेदारियों को तभी अच्छे से निभा पाएगी। इसलिए ये आप जिस एज ग्रुप के बच्चे यहाँ पर बैठे हो, ये बहुत ही क्रूशियल एज है आपके जीवन की और ये समय कभी भी लौटकर वापस नहीं आएगा। आप अपने जीवन की दिशा इसी एज ग्रुप से अपना तय करोगे कि आपका जीवन किस तरफ जाएगा। तो आप सब लोग खुद भी और आपके जो नियर एंड डियर वंस है, आपके फ्रेंड्स है, आपके क्लासमेट्स है या फिर आपका अदर जो फ्रेंड सर्कल है, आपके छोटे बहन भाई हैं, उनको भी इस चीज़ के लिए मोटिवेट कीजिए कि इस समय का प्रयोग जो हमारे जीवन में, आपका हर किसी का जीवन इतना अनसर्टेन होता है कि आपको नहीं पता कि आप जीवन में किन परिस्थितियों का सामना करोगे, किन चुनौतियों का सामना करोगे। जैसे सर ने अपने एड्रेस में आपको बताया था, जीवन बहुत अनसर्टेन है। तो जैसे किसी युद्ध पे जाने से पहले हम सारे अस्त्र शस्त्र इकट्ठा करते हैं, इसलिए आपकी एजुकेशन, आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ये भी ऐसे ही अस्त्र और शस्त्र है, जिससे आपके जीवन में जो परेशानियां आनी है वो तो आएगी ही, पर उसका सामना करने के लिए आप सशक्त बन पाओगे। तो आप अपने करियर को अटमोस्ट प्रायोरिटी दीजिए। इसके अलावा जैसे आप लोग न्यूज़पेपर्स में बहुत पढ़ते होंगे, आजकल साइबर क्राइम स्पेशली लड़कियों के टारगेट काफ़ी किया जा रहा है साइबर क्राइम में। उसका बेसिक रीज़न भी जो हम लोगों ने एनालाइज किया है, उसका बेसिक रीज़न ये है कि हम सभी लोग, आप सबके पास में स्मार्टफोन्स होंगे, सभी लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हो, पर उसके जो बेसिक हमको उसमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, सिक्योरिटीज लेनी चाहिए, जो बेसिक सावधानियां रखनी चाहिए। देता है आपके पेरेंट्स देते हैं कि जब आप रोड पर उस व्हीकल को लेकर चलोगे तो आपको बेसिक किन चीज़ों का ध्यान रखना है।
पर जब हम लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं तब हम जो बेसिक सावधानियां होती हैं उनका ध्यान नहीं रखते। और आज के समय में स्पेशली टीनेजर्स में ये एक कंपटीशन हो गया है कि मेरे ट्विटर पर कितने फॉलोअर्स हैं, मेरे फेसबुक पर कितने फ्रेंड्स हैं, और उस होड़ में लगे हुए हैं। हर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहा है कि मेरे 10,000 फॉलोअर है, मेरे अगर मैंने एक पोस्ट अपलोड कर दी तो उस पर कितने लाइक्स हुए, कितने शेयर मिले मुझको, और उसको अपने फ्रेंड्स बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। उस होड़ में हम कहीं ना कहीं अपनी खुद की सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। किसी की भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेना, अपनी पूरी की पूरी लाइफ को ऑनलाइन कर देना। आज मैं यहाँ हूँ, मैं मार्केट जा रहा हूँ, क्या मैं खा रहा हूँ, क्या मैं कर रहा हूँ, आपकी पूरी की पूरी लाइफ आपकी सोशल मीडिया अकाउंट की वॉल पर है। और हम में से बहुत से तो अपनी लोकेशन सर्विस को भी बंद करके नहीं रखते। तो इट्स वेरी इजी टू टारगेट यू कि आप किस समय कहाँ पर हो। बहुत से केसेस ऐसे आए हैं जिसमें लड़की का कोई फेसबुक फ्रेंड ही बन गया, उससे चैटिंग स्टार्ट हो गई और वो बगैर किसी को बताए, ना ही अपनी किसी फ्रेंड्स को बताए, पेरेंट्स को बताए, उसकी रिक्वेस्ट पर उससे मिलने चली गई। या फिर ऐसी कुछ पिक्चर्स उससे शेयर कर दी। वो आपका फेसबुक फ्रेंड भी हो सकता है, आपका रियल टाइम फ्रेंड भी हो सकता है, पर आपको ऐसी पिक्चर्स जो आप अपने पेरेंट्स को नहीं दिखा सकते हो, ऐसी पिक्चर्स आप किसी के साथ भी साझा मत कीजिए। क्योंकि कुछ केसेस ऐसे हुए हैं कि आपने पिक्चर साझा कर दी, फिर उन्हीं पिक्चर्स को दिखा के उसको वायरल करने की धमकी देके उस विक्टिम को परेशान किया जाता है और वो उस चीज़ को किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाती। कुछ केसेस में तो लड़की ने सुसाइड कर लिया बगैर किसी को बताए। तो ऐसी चीजें कहीं ना कहीं हमारी इनिशियल लापरवाही से स्टार्ट होती है। पर अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो आपको कभी भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि आपने कुछ गलती की है। आपको तुरंत पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए। और आप जयपुर वासी हो, आपके लिए तो एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है निर्भया स्क्वाड के रूप में। आप कभी भी निर्भया स्क्वाड की लड़कियों से संपर्क कर सकते हो और हमारी निर्भया स्क्वाड आपकी पहचान को गोपनीय रखते हुए और जैसी कार्रवाई आप चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि FIR रजिस्टर हो तो FIR रजिस्टर होती है। अगर लड़की ये चाहती है कि मैं मुकदमा दर्ज नहीं कराना चाहती, मैं ये नहीं चाहती कि मेरे परिवार को पता चले, वो ये नहीं चाहती कि उसके पास पड़ोस में पता चले, पुलिस उसके वहाँ पर आए, तो उसके अनुरूप भी कार्रवाई करती है जिससे कि उसको इमीडिएट रिलीफ मिले। जयपुर कमिश्नरेट की जितनी भी हेल्पलाइन नंबर्स है, मैं सुनीता मैडम से आग्रह करती हूँ कि वे यहाँ पर स्टिकर्स लगाए। आप उसको, आप जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़े हुए हैं उन ग्रुप पर उन नंबर्स को शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको जरूरत ना हो पर किसी और को जरूरत हो जिसकी उसको एक्सेस हो जाए। कई बार हम लोग कितने भी मजबूत हो पर जीवन में कुछ क्षण ऐसे आ जाते हैं जिसमें आपको इमीडिएट हेल्प की जरूरत होती है। खासतौर से जो लड़कियां सुसाइड जैसा एक्सट्रीम स्टेप ले लेती हैं, अगर टाइमली इंटरवेंशन हो जाए तो मूवमेंट पास हो जाता है। अगर टाइमली उसको हेल्प मिल जाए तो मूवमेंट पास हो जाता है। अगर उनके पास कोई जरिया होगा, उनको इस बात की जानकारी होगी कि आप सिर्फ एक अपने घर के कमरे में बैठ के एक नंबर डायल करोगे तो आपको मदद मिल जाएगी, तो शायद वो ऐसा एक्सट्रीम स्टेप ना ले। तो आप इन सभी नंबर्स को अपने सभी ग्रुप्स पर डालिए और अपनी, आप IT रिवॉल्यूशन है, आप बिल्कुल यूज कीजिए जो टेक्नोलॉजी ने हमको सुविधाएं दी है, पर एक जिम्मेदारी के साथ में उसका कारण जानने की कोशिश कीजिए। और आपके कई बार ऐसा होता है कि आप लोग स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो और रास्ते में आपको कुछ समस्याएं आती हैं
कई बार हम जिस कॉलोनी में रहते हैं उसके पार्क में आपको समस्याएं आती है, वहाँ का जो मार्केट है वहाँ पर आपको समस्या आती है। और बहुत से लोग इसलिए चुप हो जाते हैं कि चलो नज़रअंदाज करो कि हम क्यों इन्वॉल्व हो, ये तो सबकी कॉमन इशू है। वो कई बार आपको इंडिविजुअली टारगेट भी नहीं करता। आप किसी पार्क में जा रहे हो, वहाँ पर कुछ इस तरह की चीज़ें होती है कि आम लोग वहाँ जाना नहीं चाहते, अवॉइड करते। तो इस तरह की समस्या में भी जो बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से कोई कंप्लेंट नहीं करता, पहला तो ये है कि कोई ये नहीं चाहता कि मैं पॉइंट आउट हूँ कि मैंने कंप्लेंट की है और वो सामने वाला मेरे प्रति एनिमिसिटी रखे कि इन्होंने मेरी कंप्लेंट की। दूसरा रीजन होता है कि अगर किसी ने कंप्लेंट कर दी और उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो उससे फिर डिमोटिवेट होते हैं कि हमने कंप्लेंट की पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया या एज पर देयर एक्सपेक्टेशन एक्शन नहीं हुआ। तो इस तरह की समस्याओं के लिए भी आप जो हमारे कमिश्नरेट की हेल्पलाइंस है उन पर आप सूचना दे सकते हैं। उसमें भी आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी और वहाँ पर जो समस्या है उसका उन्मूलन कर दिया जाएगा। इसलिए ये हेल्पलाइन नंबर आप सभी के लिए बहुत यूजफुल है। आप इसको अपने सर्कल में भी इसका प्रचार प्रसार कीजिए और अगर आप कहीं पर इस तरह की समस्या को देखते हो तो उसको पुलिस को बताइए, क्योंकि पुलिस हर नूक एंड कॉर्नर पर पुलिस उपस्थित नहीं हो सकती, ये रियलिटी है। पर आप सब लोग ही पुलिस के आईज एंड ईयर्स हो। आप जो चीज़ देखोगे, जो चीज़ ऑब्जर्व करोगे वो आपको बतानी चाहिए। इसके अलावा मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो नए नए अमेंडमेंट्स हुए हैं लॉज के अंदर, जो ऑफेंसेस पहले ऑफेंसेस नहीं होते थे वो क्लियरली ऑफेंसेस बना दिए गए हैं कानून के अंदर। इस तरह की कोई लीगल इनके लिए आप एक वर्कशॉप रखें, जैसे कोई आपका पीछा कर रहा है, आपका साइबर स्टॉकिंग कर रहा हो या फिर वैसे आपको स्टॉकिंग कर रहा है, बार बार आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, बार बार आपको मैसेज कर रहा है, बार बार आपको फ़ोन कर रहा है और आपने क्लियरली कन्वे कर दिया है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, उसके बाद भी कोई आपको पीछा कर रहा है, तो ये ऑफेंस है। बहुत से ऑफेंस सोसाइटी में मूवीज से इफेक्टेड होते हैं, क्योंकि हम लोग मूवी देखते हैं, खासतौर से कम उम्र के बच्चे बिलो 18 या अर्ली 20s वाले मूवी देख के हर कोई प्रभावित होता है कि अगर फिल्म का हीरो हीरोइन का बार बार पीछा कर रहा है, उसको देख के बार बार गाना गा रहा है, वो मना कर रही है, पर आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है। तो हर कोई वहाँ से इंस्पिरेशन लेते हैं कि वैश्विक महामारी के दौर में हम सभी लोग एक साथ मिलकर ही इसका सामना कर सकते हैं।
रेडियो न्यूज़ वाली। कहना तो
गुड आफ्टरनून। आज के कार्यक्रम के हमारे चीफ गेस्ट जा चुके हैं अरशद अली शाह डीसीपी, स्पेशल गेस्ट मैम रीचा तोमर डीसीपी, स्पेशल गेस्ट कहूँगा सुनीता मैम को या परिवार का सदस्य है। तो मैम तो क्या है कि एक तरह से बियानी और सुनीता कॉम्बिनेशन हो गया, जितना मैं भी जानता हूँ उससे ज़्यादा सुनीता मैम को हमारे बच्चे जानते हैं। और आपने देख ही लिया वो जब मैडम ने जब मंच पे आई तो जितने उत्साह बच्चों में था शायद किसी में